से बड़ा हथियार है। और एक बड़ी खबर भी आ रही है इस वक्त, अफगानिस्तान के हालात पर एनएसए अजीत डोभाल ने भी नजर बनाए रखी हुई है और अफगानिस्तान से जुड़ी ये एक बड़ी खबर। एनएसए जैक सुलिवन से बातचीत हुई है। डोभाल ने काबुल में भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। भारतीयों की सुरक्षा को लेकर के बातचीत भी की है और सुरक्षित उनकी वापसी को लेकर यह बातचीत की गई है। अफगानिस्तान के हालात पर बातचीत लगातार जारी है। न्यूज़ 18 के हमारे सहयोगी नीरज कुमार की यह बेहद अहम खबर। तमाम भारतीयों की सुरक्षित वापसी को लेकर भारत की ओर से चर्चा लगातार जारी है और एनएसए डोभाल ने लगातार ये बातचीत की कमान संभाल रखी है। यूएस के एनएसए से भी बातचीत की है और अफगानिस्तान में जिस तरह के हालात हैं उसे लेकर भारत सबसे ज्यादा चिंतित वहां मौजूद भारतीयों की सुरक्षा को लेकर है और तमाम भारतीयों के सुरक्षित वापसी के तमाम बंदोबस्त किए जा रहे हैं। किस तरह से वो सुरक्षित वापस लौटेंगे इसे लेकर एनएसए अजीत डोभाल ने कमान संभाल रखी है और उनकी बातचीत भी यूएस एनएसए के साथ हो रही है। नीरज हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। नीरज, किस तरह के हालात बने हुए हैं और क्या भारत तक खास जानकारियां पहुंच भी पाई है? देखिए, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार से बात की और जो अभी भी अफगानिस्तान में जो भारतीय मौजूद हैं उनकी सुरक्षित वापसी पर चर्चा की है। आज विदेश मंत्री है, भारतीय विदेश मंत्री अमेरिका में मौजूद है। अमेरिकी विदेश मंत्री से उनकी बातचीत हुई और तब तक एयरपोर्ट पे जो ऑपरेशन थे वो बहाल नहीं थे, उसको बहाल करने को लेकर चर्चा की। तो उसी के बाद जो है आपने देखा होगा कि कुछ भारतीयों को लेकर जो कि एम्बेसी यानी दूतावास के स्टाफ है उनको वापस लेकर एक विमान C-17 जो है वो वापस भारत आ रहा है, जिसमें करीब 130 लोग सवार है। तो लगातार अमेरिका के संपर्क में है भारत, ताकि जो भारतीय वहां मौजूद है उनकी सुरक्षा को किसी तरह का खतरा न हो और तमाम लोगों की वापसी हो। जी, और ये सबसे अहम बात भी है कि तमाम भारतीय इस वक्त सुरक्षित भारत वापस लौट सके, इसके लिए बातचीत लगातार की जा रही है और वो हर व्यवस्था की जा रही है जिससे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के इंतजाम हो सके। लेकिन नीरज, क्या पता चल पाया है अब तक कितने ऐसे भारतीय हैं जिन्हें सुरक्षित लाने के लिए कवायद की जा रही है? देखिए, करीब 200 लोग मौजूद थे, लेकिन उसमें से 130 लोगों को लाया जा रहा है। ये एक C-17 जो ग्लोब मास्टर है भारतीय वायुसेना का, उसके जरिए लाया जा रहा है। दोपहर तक हिंडन एयरबेस पे वो पहुंचेगा जो कि गाजियाबाद के नजदीक है। और दूसरी है बात, और भी कुछ लोग हैं जो भारतीय नागरिक जो काबुल के आसपास के इलाकों में मौजूद हैं, उनकी जानकारी ली जाएगी। हालांकि जो दूतावास है, दूतावास का जो ग्रीन एरिया है, तमाम जो जहां राजनयिक बैठते हैं, विभिन्न देशों के दूतावास और उच्चायोग है, उसको तालिबान के लोगों ने घेर रखा है और एग्जिट और एंट्री जो है वो बंद कर रखे है। तो तमाम तरह की मुश्किलों का सामना भी इस वक्त दूतावास और उच्चायोग के लोगों को करना पड़ रहा है। तो किसी के बारे में जानकारी लेना, हालांकि भारतीय गृह मंत्रालय की तरफ से ऑनलाइन वीजा की सुविधा, विशेष सुविधा दी गई है। ये न सिर्फ भारतीयों के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो अपने आप को अफगानिस्तान छोड़ना चाहते और भारत आना चाहते। गृह मंत्रालय की तरफ से विशेष सुविधा दी गई है। जी, ये बहुत अहम बात है कि भारतीय न सिर्फ अपने मुल्क के नागरिकों को लेकर चिंतित हैं, बल्कि हर वो शख्स जो हिंदुस्तान आना चाहता हो, भारत उसे उचित मानता हो, उनकी सुरक्षा के भी इंतजामात। लेकिन इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है काबुल से। यह खबर CNN न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक तालिबान के बढ़ते खतरे के बीच काबुल में मौजूद भारतीय दूतावास को खाली करा दिया गया है। इंडियन एयरफोर्स का विमान दूतावास के सभी कर्मचारियों और सभी जरूरी दस्तावेजों को लेकर काबुल एयरपोर्ट से आज सुबह 7:45 पर रवाना हो चुका है और बताया जा रहा है कि एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर विमान में 130 भारतीय हैं और इसके दोपहर तक ईरान के रास्ते भारत पहुंचने की भी उम्मीद है। और खबर यह है कि विमान दिल्ली के नजदीक ही गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर उतरेगा, जहां इन तमाम भारतीयों की सुरक्षित वापसी होगी और 7:45 पर यह एयरफोर्स का विमान काबुल से भारत के लिए रवाना भी हो चुका है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद कोहराम मचा हुआ है। राजधानी काबुल में तो शहर के चप्पे चप्पे पर तालिबान के लड़ाके दिखाई दे रहे हैं।
और इसी से जुड़ी ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर काबुल में मचे कोहराम की है। दूसरी तस्वीर तालिबानी लड़ाकों की है जो शहर में हर इलाके में मौजूद हैं इस वक्त। और ये तस्वीर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की है। तीसरी तस्वीर अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के लिए राष्ट्रपति अशरफ गनी को जिम्मेदार इन्होंने ठहराया है। और काबुल में कोहराम की ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ अश्विनी कुमार और हमारे सहयोगी नीरज भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन अश्विनी जी, सबसे अहम सवाल है कि भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। यहां जो हालात बने हुए हैं, निकट भविष्य में कौन सी और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आ सकती है? शांत, इसमें कोई शक नहीं है कि सिचुएशन अभी भी अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा सीरियस है, ग्रिम है और अफरा तफरी का माहौल है। अगला क्या पल होगा पता नहीं है। और तालिबान ने अभी काबुल को पूरा घेर रखा है और जैसे आपने बताया ग्रीन एरिया जहां पर वीआईपी हैं वो भी घेर चुके हैं। अभी भारत की एक ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि भारतीयों नागरिक और डिप्लोमेट्स को कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए C-17 ग्लोब मास्टर इस्तेमाल है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हमारे कॉन्सुलेट थे जलालाबाद, मजार शरीफ और हैरत में, उसमें भी कुछ लोग फंसे हुए थे। उनको वहां से काबुल में लाना एक बड़ा चैलेंज है। वो गवर्नमेंट कर रही है मिलाप में, क्योंकि काबुल का एयरपोर्ट अभी भी जो है अमेरिकन जो सोल्जर्स हैं वही मैन कर रहे हैं। तो अभी सबसे पहले यही प्रायोरिटी है कि हम अपने लोगों को इवैक्यूएट करें। ये भी याद रखो प्रशांत, हमारे 37 प्रोजेक्ट अभी कंटिन्यू चल रहे थे, उसमें 5 से 6 हजार हमारे इंजीनियर्स अभी भी फंसे हुए हैं जो कि पूरे अफगानिस्तान में, उनकी भी सेफ्टी हमें बड़ी जरूरत है। आपको पता है कि $3 बिलियन भारत इन्वेस्ट कर चुका है वहां पर, पार्लियामेंट हाउस, सलमा डैम, उसके बाद सड़कें, हॉस्पिटल और रोड और ब्रिजेस और रेलवे लाइट बनाई। तो इसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये। और दूसरा, हम ये वेट कर रहे हैं कि आने वाले स्टेप में कौन सी इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, क्योंकि भारत को जो भी गवर्नमेंट बने उसके साथ एक प्रकार से अपने कनेक्शन खोलने हैं। क्योंकि हमारी हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि हम रेलिवेंट रहे अफगानिस्तान में। हमारा $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट और उसके बाद $1.8 बिलियन जो हमने चाबार में इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कि हमें डायरेक्ट अप्रोच है अफगानिस्तान में बाईपास करके पाकिस्तान और फिर सेंट्रल एशियन स्टेट फॉर नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट जो कॉरिडोर है। तो ये बेहद अहम बातें अश्विन कुमार जी आप बता रहे हैं। इस पर भारत की चिंता तो लगातार बनी रहेगी, लेकिन प्राथमिकता ये कि तमाम हिंदुस्तानियों की सुरक्षित वापसी हो और सरकार ने उसके इंतजाम भी किए और एक विशेष विमान वहां से रवाना हो चुका है 7:45 बजे। संदीप बोल भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ गए हैं, जो पैनी नजर बनाए हुए हैं इस पूरे अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर। संदीप, क्या उम्मीद की जा रही है, कितने बजे तक हिंदुस्तान वापसी होगी उन 130 लोगों की जो विशेष विमान से अब उड़ान भर चुके हैं? देखिए, जितने भी लोग आ रहे हैं तकरीबन 130 के करीब जो है लोग उस विमान में सवार हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और ये सारे के सारे डिप्लोमेट्स और उनके फैमिली मेंबर्स हैं। और ये भी है कि कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंटेशंस हैं जो कि वहाँ बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम जो है हमारा वहाँ पे अफ़गानिस्तान में चल रहा था। भारत पूरी तरीके से इन्वॉल्व था। ऐसे में ये सारे डॉक्यूमेंटेशन, वो जो ज़रूरी कागजात है, कहीं गलत तरीके से ना चले जाएं, क्योंकि आपने भी देखा कैसे जैसे टोलो न्यूज़ के दफ्तर में जाके तालिबान ने पूरी सर्च की। तो हो सकता है कि आने वाले समय में इस तरीके की सर्च जो है एम्बेसी में भी हो। इसीलिए अभी फ़िलहाल जो बताया जा रहा है, उड़ान भर चुका है एयरक्राफ्ट ईरान के रास्ते। वो पहले जामनगर उतरेगा, क्योंकि कल भी इस तरीके का एक विमान आया था सुबह, जो कि पहले जामनगर उतरा था। उसमें भी तकरीबन 150 लोग सवार थे और वहाँ से फिर उसको हिंडन में ले जाया गया था। क्योंकि अभी तक MEA की तरफ से और एयरफोर्स की तरफ से आधिकारिक तौर पर किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। बहुत ही गोपनीय तरीके से इस ऑपरेशन को फिलहाल
चलाया जा रहा है, क्योंकि अगर मिलिट्री एयरक्राफ्ट उस रीजन में मूव कर रहे हैं तो कई सारी बंदिशें होती हैं इंफॉर्मेशन शेयरिंग को लेकर। तो अभी फिलहाल आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी जा रही, लेकिन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट करके ज़रूर कहा है कि लोगों को वापस जल्द बुलाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि अब जो एयरक्राफ्ट है वो 11 बजे के आसपास जामनगर लैंड कर सकता है, और 11 बजे के आसपास का वो वक्त होगा जो जामनगर और उसके बाद हिंडन एयरबेस का रुख करेगा। लेकिन तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के हवाई अड्डे पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ वहां उमड़ पड़ी। जल्द से जल्द अफगानिस्तान को छोड़ने के लिए बदहवासी में, बेचैनी में लोग यहां वहां भागते नजर आए। लोग हवाई पट्टी पर इधर से उधर दौड़ रहे हैं, तो कहीं मार्केट में सन्नाटा पसरा हुआ है। और काबुल एयरपोर्ट की ये तस्वीरें तो शायद दुनिया ने पहली बार देखी होगी। हवाई जहाज पर सवार होने के लिए धक्का मुक्की हो रही थी। विमान के अंदर भी लोगों की भीड़ देखी जा सकती थी। काबुल में ज्यादातर लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं, और ये बेतहाशा भीड़ हवाई जहाज में सवार हो जाने के लिए बेकाबू, तालिबानियों से अपनी जान बचाने के लिए यहां आकर जान जोखिम में डाल रहे हैं। तालिबान के लड़ाके भी हर तरफ तैनात नजर आ रहे हैं। लूटपाट की छिटपुट खबरें भी लगातार आती जा रही है। और इतना ही नहीं, तालिबान के लड़ाके शहर के चौराहे पर गाड़ियों की तलाशी भी ले रहे हैं। हामिद करजी एयरपोर्ट से सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिवली। इन तस्वीरों में लोगों की भारी भीड़ भी दिखाई देती है एक तरफ। दरअसल तालिबान के काबुल में घुसने के बाद अफगानिस्तान के लोगों में अब देश छोड़कर जाने को होड़ मची हुई है, और इन तस्वीरों को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है। हर सड़क चौराहे पर एयरपोर्ट की तरफ भागते बदहवासी में ये अफगानी लोग, हजारों की भीड़ पूरी तरह से एयरपोर्ट को इन लोगों ने घेर रखा है। दुकानों में, मार्केट में ताला जड़ गया है, मार्केट में सन्नाटा पसरा है, और हर कोई एयरपोर्ट की तरफ भाग रहा है। हर किसी को यह लग रहा है कि तालिबान कहीं उनकी अगले ही पल जान ना ले ले, और इसलिए जान बचाने के लिए वो मुल्क छोड़ने को बेताब नजर आते हैं। अश्विनी कुमार, रक्षा विशेषज्ञ, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी कुमार जी, हमें तो लगता है कि पूरी दुनिया ने पहली बार शायद इस तरह का मंजर देखा हो कि हवाई जहाज पर इस तरह से लोग लटकने को मजबूर हैं, जैसे किसी बस या ट्रेन की छत पर सफर करने को मजबूर होते हैं भीड़ भाड़ वाले इलाके में। ये किस तरह के हालात बयां कर रहा है, और भविष्य में क्या और तस्वीर सामने आ सकती है? देखो प्रशांत, ये एक विडंबना है, ये एक खौफ का माहौल है। लोग बचना चाहते हैं, किसी तरीके से वो काबुल को छोड़ना चाहते हैं, अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं। और आपने ठीक बोला, जैसे ट्रेन या बस के पीछे लोग भागती हुई ट्रेन या बस पे चढ़ते हैं, इस प्रकार का एक प्रकार आपने दृश्य देखा। और 3 जो हैं सिविलियन, तो वो C-17 ग्लोब मास्टर जो अमेरिका का है, उसके विंग के ऊपर चढ़ गए, और वो ऊपर जब जैसे वो उड़ा तो वो तीनों के तीनों गिरे और उनकी मौत हो गई। ये एक भयानक सिचुएशन है। इसका मतलब कितना डर और खौफ है लोगों को तालिबान का आने का। उनको पता है कि 1996 से 2001 में किस प्रकार से अफगानिस्तान के अंदर इन्होंने एक शरिया लॉ लेके आए थे। औरतें बाहर नहीं जा सकती, स्कूल में नहीं जा सकती, काम नहीं कर सकती, लोगों को कोड़े मारे जाते थे, अगला पल नहीं पता था कि आपकी जान बचेगी या नहीं। तो ऐसा माहौल, ऐसा लगता लोगों को आने वाला है जिस प्रकार से तालिबान अभी छा गया पूरे अफगानिस्तान में। तो लोग किसी तरीके से अपनी जान बचाने के लिए अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं, बल्कि जान दे रहे हैं जान बचाने के लिए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। मैंने कल प्रशांत रात को 1:15 बजे अपना जो बाइडेन की पूरी स्पीच भी सुनी रात को। तो उसने जो बताया वो भी एक दर्दनाक है। मुझे नहीं लगता वो एक ब्लेम शिफ्ट कर रहे थे जो कि अशरफ गनी पे, कि प्रेसिडेंट हैं जो अफगानिस्तान की, उनकी जिम्मेवारी थी, उनको रहना चाहिए था। अगर ऐसा था तो अमेरिका ने क्या किया? क्या आपका विड्रॉल प्लान था? क्या आपने एग्जीक्यूट ठीक किया? ये बड़े सवाल आप कर रहे हैं अश्विनी कुमार जी, और जो सवाल आपके जहन में है, दुनिया भर के दिलो दिमाग पर अब यही सवाल कौंध रहे हैं कि आखिर ऐसे हालात बने कैसे। लेकिन अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पूरे देश में हर तरफ डर और खौफ का माहौल है। लोग जान बचाने के लिए, तालिबान के जुल्म सितम से बचने के लिए हर सूरत में अफगानिस्तान छोड़ने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन परेशानी यह है
कि वहां से निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, काबुल एयरपोर्ट, जहां हजारों लोगों की भीड़ है जो जान जोखिम में डालकर किसी भी तरह से यहां किसी भी विमान में सवार हो जाने को बेताब। और इसी से जुड़ी ये तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर तो विमान से गिरते लोगों की है। कैसे उस विमान पर लोग सवार हो गए, भीतर जगह नहीं मिली तो उनके पहियों से लोग लिपट गए, उनके विंग्स पर लोग सवार हो गए, टेक ऑफ करते ही एक एक कर लोग गिरने लगे। दूसरी तस्वीर विमान पर चढ़ने के लिए रनवे पर दौड़ते लोगों की है, जहां रनवे टेक ऑफ के वक्त रनवे पर विमान दौड़ रहा था तो उसके पीछे लोग दौड़ लगाते नजर आए, जैसे किसी बस या ट्रेन के पीछे लोग दौड़ लगाते हैं। विमान के अंदर भी भीड़ की तस्वीर खौफनाक है। चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं, कई लोग विमान के गेट पर लटके दिखाई दे रहे हैं। पांचवी तस्वीर काबुल एयरपोर्ट में मची भगदड़ की है, हालांकि यहां बेतहाशा बेकाबू भीड़ को देखते हुए फायरिंग भी हुई थी। छठी तस्वीर काबुल शहर की, जहां अफरा तफरी मची हुई है, चारों तरफ लोग बदहवासी में। प्लेन की ये वो तस्वीर जिसमें हिंदुस्तानी वापस लौट रहे हैं। 130 भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए जो विमान गया था, जिसने वहां से अब उड़ान भर ली है। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 इंडिया पर। जो चिंता तमाम भारतीयों को है कि हमारे हमवतन सुरक्षित वापस हिंदुस्तान लौट आए, ये उनकी तस्वीर और चेहरे पर मुस्कान भी कि कैसे तालिबानियों के उस क्रूर पंजे के बढ़ते खौफ से ये सुरक्षित भारत वापस आ रहे हैं और भारत सरकार ने इसके पुख्ता इंतजाम किए। विशेष विमान के जरिए ये 130 भारतीयों की सुरक्षित वापसी की तस्वीर जो इस वक्त रास्ते में है और कुछ ही देर बाद हिंदुस्तान की सरजमी पर होंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर। जो भारतीय वहां फंसे हुए हैं, चाहे उसमें दूतावास के तमाम कर्मचारी हों या दूसरे लोग भी, प्राथमिकता भारत सरकार की है कि उनकी सकुशल भारत वापसी हो और ये तस्वीर उसी कोशिश की बानगी है। भारत सरकार ने इसके पुख्ता इंतजाम किए। चंदन जजवाड़े हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। चंदन, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, क्या और जानकारी मिल पा रही है, ऐसी खबर जो खुशी की खबर हो तमाम हिंदुस्तानियों के लिए? बिल्कुल, देखिए जामनगर सबसे पहले इस फ्लाइट को लैंड करना है, क्योंकि डिप्लोमेटिक जो हैं कागजात इसमें रखे हुए हैं, डिप्लोमेसी से जुड़े हुए कई लोग हैं, तो सबसे पहले जामनगर में इनको लैंड करना है, उसके बाद ये हिंडन एयरबेस पर पहुंचेंगे। कुल मिलाकर बात करें तो बड़े राहत की खबर है कि जो लोग वहां पर फंसे हुए, जो इंडियंस फंसे हुए हैं, खास करके डिप्लोमेसी के फील्ड से जुड़े हुए, उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है। भारत सरकार की तमाम कोशिशें चल रही है। सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि करीब 1 बजे ये जो फ्लाइट है वो हिंडन एयरबेस तक पहुंचेगी। इस बीच जो है इसे पहले जामनगर आना है, लोगों को वहां पर जो लोग उतरेंगे डिप्लोमेसी से जुड़े हुए या कुछ कागजात होंगे वो वहां पर खाली किए जाएंगे। उसके बाद फ्लाइट फिर जामनगर से टेक ऑफ करेगी और हिंडन पहुंचेगी। C-17 ग्लोब मास्टर की ये वो तस्वीर जो राहत देने वाली है भारतीयों के लिए, क्योंकि इस विमान में वो भारतीय मौजूद हैं, 130 भारतीय, और वो बेहद अहम संवेदनशील दस्तावेज भी इसी विमान में इन्हीं के साथ वापस भारत आ रहे हैं। लेकिन हमारे सहयोगी चंदन जो जानकारी दे रहे हैं कि सबसे पहले जामनगर में ये लैंड करेगा विमान और उसके बाद गाजियाबाद हिंडन एयरबेस पर ये पहुंचेंगे। लेकिन चंदन, जो बड़ा सवाल है वो ये कि और कितनी बड़ी तादाद में वहां लोग होंगे जिन्हें भारत लाने की कवायद और उसकी कोशिशें जारी है? है अफगानिस्तान में जो हालात हैं वहां पे जो इंडियन रह गए वो सुरक्षित रहें, इसलिए इसको लेकर के भारत सरकार अपनी तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं देना चाहती जो ताकि लोगों को वहां सुरक्षा हो, इनसिक्योर फील करें। कोशिश ये की जा रही कि ज्यादा से ज्यादा जो इंडियंस हैं उन्हें वहां से बाहर निकाला जाए, सुरक्षित जो है अपने देश लाया जाए। इस बीच भारत सरकार की तरफ से सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जो एम्बेसी है उसे क्लोज नहीं किया गया है, यानी कि जो इंडियंस वहां रह गए वो किसी तरह का केओस ना करें, उनके अंदर ज्यादा डर ना हो, उनके लिए सरकार सोच रही है। तमाम मैसेज जो एक तरह से देने की कोशिश की जा रही है। तो देखना होगा कि भारत सरकार ऑफिशियली क्या बताती, कितने लोग फंसे हैं। जब तक लोगों की सुरक्षा को लेकर के इंश्योर गवर्नमेंट नहीं होगी तब तक संभवतः इस मामले में ज्यादा खुलासा नहीं किया जाएगा।
यानी ये जो खबर आ रही है ये काफी हद तक के एक राहत वाली भी खबर है। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर अश्विन कुमार जी इस वक्त लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विन कुमार, जो आप भी तस्वीरें देख रहे होंगे, राहत की खबर तो है ही, लेकिन आपको क्या और लग रहा है कि अगर साफ बयान जरूर नहीं दिए जा रहे, लेकिन तैयारी सरकार की ओर से है कि किसी भी भारतीय को कोई नुकसान ना हो, कॉन्सुलेट को बंद नहीं किया जा रहा है, क्या संदेश? देखो, दो तरफ का संदेश है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज ने अपनी जो एम्बेसी वगैरह पैकअप करके चले गए हैं, चाहे वो यूके है, यूएसए बंद कर रहा है, नेदरलैंड कर रहा है, मगर जो चीन है, रूस है, ईरान है, वो अपनी एम्बेसी वहीं रख रहे हैं। तो भारत ने अपनी एम्बेसी खोल के रखी है काबुल में, उसको बंद नहीं किया है। और ज्यादा से ज्यादा जो डिप्लोमेट्स हैं जिनको आप इवैक्यूएट कर सकते हो, उनको किया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रशांत, जो हमारी जलालाबाद और मजार शरीफ के अंदर कॉन्सुलेट बंद हुए थे, उसमें भी कुछ फंसे हुए थे, उनको पहले वहां से काबुल में लाना भी एक चैलेंज है, वो भी लाया जा रहा है। और दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, जो हमारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो गलती से भी तालिबान के हाथ में लग जाएं और तालिबान के हाथ में पाकिस्तान में चले जाएं तो बहुत नुकसान हो सकता है। तो उनको लाना बड़ा एक इंपॉर्टेंस था और बड़ी अच्छी बात है कि हम उनको ले पाए हैं, क्योंकि उनको वापस भारत में लाके उनको कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर देश अपना इंटरेस्ट देखता है और मुझे लगता है ये एक बड़ी अच्छी पहल की है। पर एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी, हमारे 37 प्रोजेक्ट अभी भी ऑन गोइंग थे, तो हमारे कुछ इंजीनियर और टेक्नीशियंस मुझे लगता है कि वो पूरे अफगानिस्तान में फैले होंगे, उनकी भी एक सुरक्षा का जो है हमारे को चिंता है। मगर गवर्नमेंट नहीं चाहती कोई ऐसी स्टेटमेंट पास करें कि उनकी जिंदगी को कोई खतरा बने, तो वो एक प्रकार वहां पर सेफ होंगे। जब मौका मिलेगा उनको इवैक्यूएट किया जाएगा। इसी प्रकार जो माइनॉरिटीज हैं, हमारी हिंदूज और सिख, जो गुरुद्वारे के अंदर जिन्होंने शरण ली हुई है, उनको भी टाइम मिलने पे वापस ले जाने की कोशिश कर रहेगा भारत। तो इसका मतलब यह है कि ये जो इवैक्यूएशन प्लान है भारत की, वो काबिले तारीफ है। मिलाप कर रहे हैं, एनुअल जो ATC है, जो अमेरिकन उसको मैन कर रहे हैं। तो एक के बाद एक C-17 ग्लोब मास्टर जाके जो भी फंसे हुए हैं उनको देगा। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, काबुल के अंदर हमारी जो एम्बेसी है वो बंद नहीं होगी, वो ऑपरेट करेगी। वो दर्शाएगी कि भारत के रिलेशन अभी भी अफगानिस्तान के साथ खुले हैं, ऐसा नहीं बंद करें फिर दोबारा स्टार्ट करें। तो एक बड़ा अच्छा काम किया और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट को बाहर निकालना बड़ा जरूरी था। सबसे अहम बात है जो आप कह रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स भी आ रहे हैं, जिसे लेकर चिंता भी जाहिर की जा रही थी, लेकिन अब उस दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं कि हमें कोई नुकसान ना हो किसी भी तरह का। लेकिन इस बीच एक और बेहद अहम खबर आ रही है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई, डॉक्टर अब्दुल्ला और गुलबुद्दीन हिकमतयार तालिबान नेताओं के साथ अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार के लिए दोहा में बैठक करेंगे। पहले यह उम्मीद की जा रही थी कि मिल्ला बरादर समेत तालिबान के नेता काबुल पहुंचेंगे, लेकिन अब यह तेजी से बदलता हुआ घटनाक्रम, तालिबान के नेताओं के साथ बातचीत और पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई भी इस बैठक में मौजूद होंगे, अब्दुल्ला इस बैठक में मौजूद होंगे और दोहा में यह बैठक होने वाली है। नीरज, दोहा में जो बैठक होने वाली है, किस तरह की रूपरेखा इसमें बन सकती है? देखिए, दोहा में अगर तालिबान के नेताओं की बात करें तो उनकी बैठक तो लगातार चल रही है। उनकी तरफ से मुल्ला बरादर की आपने बात की, उन्होंने खुद कहा है कि वो लगातार संपर्क में और ऐसी व्यवस्था देना चाहते हैं अफगानिस्तान में कि जहां लोगों की, तो तालिबान के नेता लगातार संपर्क में हैं दूसरे देशों के, अफगानिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स के, जिनका नाम अभी अब से थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया, करजई का और बाकी दूसरे नेताओं का। वो जा सकते हैं दोहा में अगले राउंड की बातचीत होगी कि कैसे सत्ता का हस्तांतरण पूरी तरह से करना है। देखिए, सत्ता में पूरी तरह से तालिबान का दखल होगा, कुछ अफगानिस्तान के नेताओं को उसमें शामिल किया जा सकता है, क्योंकि तालिबान भी जानता है कि कुछ अफगानिस्तान के नेताओं को शामिल करने से सरकार चलाने में थोड़ी सी सहूलियत होगी। दूसरी चीज, जब से बात हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले, अमेरिका के जो वहां राजदूत हैं, जो कार्यवाहक राजदूत हैं, उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने देश नहीं छोड़ा है, वो दूतावास में मौजूद हैं। तो बहुत सारे ऐसे देश है कि उन्होंने खाली तो करा लिया दूतावास को, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना कामकाज वहां बंद नहीं किया, आधिकारिक तौर पे शटडाउन नहीं किया। कुछ अगर जरूरतें होती हैं तो वहां के स्थानीय लोगों के माध्यम से या कुछ और लोगों के माध्यम से वो कामकाज करते हैं। तो एक मुश्किल की घड़ी है काबुल से वापस लौटने वालों के लिए। और एक घटना का जिक्र करूंगा, एक हमारे मित्र हैं विदेश मंत्रालय से ही जुड़े हुए, विदेश मंत्रालय कवर करते, वो वापसी कर रहे थे कल परसों, तब उनको एक
तालिबान के लड़ाके ने पूछा कि कहां जा रहे हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि इंडिया। फिर उसने कहा कि इंडिया के बहाने अमेरिका जा रहे हो। तो इस तरह की जो तालिबान के लड़ाके वो चाहते हैं कि जो लोग भी बाहर निकल रहा है वो अमेरिका भागने की तलाश में है, क्योंकि अमेरिका से बहुत नफरत करते हैं तालिबान के लोग, और ये चाहते हैं, और जो भी बाहर भागने की कोशिश कर रहा है उनकी नजरों में छोटा सा एग्जाम्पल नीरज जो आप दे रहे हैं वो बहुत सी तस्वीर भी साफ करता है कि क्या वहां पर चल रहा है, क्या तालिबानियों के जहन में इस वक्त है। लेकिन अफगानिस्तान पर अब तालिबान का कब्जा पूरी तरीके से हो चुका है। अफगानी जनता पूरी दुनिया की ओर अब निगाहें लगाए बैठी है, उम्मीद भरी नजरों से वो देख रही है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने देश को संबोधित किया है। उन्होंने अफगानिस्तान में बिगड़े हालात के लिए अशरफ गनी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अफगानिस्तान में अचानक हालात बदले हैं और अशरफ गनी तालिबान से बिना लड़े ही देश छोड़कर भाग गए। Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed, sometime without trying to fight. American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves. और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपील की है कि दुनिया अफगानिस्तान के लिए आगे आए। उन्होंने अफगानिस्तान में लोकतंत्र की जरूरत भी बताई। I will not repeat the mistakes we've made in the past. Mistake of staying and fighting indefinitely in a conflict that is not in the national interest of the United States. We will continue to support the Afghan people. We will lead with our diplomacy, our international influence, and our humanitarian aid. We'll continue to speak out for the basic rights of the Afghan people. अमेरिका का राष्ट्रपति ने यह बयान दिया है। संदीप बोल हमारे सहयोगी नजर बनाए हुए हैं इस पर। संदीप, क्या अमेरिका के राष्ट्रपति ये अब महसूस करने लगे हैं कि पूरी दुनिया उन्हें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिम्मेदार तो जरूर मानेगी इस तरह के हालात को लेकर, और इसीलिए भी सफाई देने की कोशिश है, दूसरी तरफ लोकतंत्र की भी पैरवी कर रहे हैं, लेकिन क्या संदेश देने की कोशिश है दुनिया भर को? देखिए, सबसे पहले तो जो बाइडेन ने अपने देश में लोगों को एक मैसेज दिया कि हम लोगों ने अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस ले आए हैं, तो ये उनके जो लोकल पॉलिटिक्स है उसके लिए बेहतर है। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी में जिस तरीके से अफगानिस्तान से अमेरिका की सेना भागी है, रातों रात चुपके से निकल गई वहाँ से, इसको लेकर खासा नाराज़गी है। 20 साल तक वो रहे वहाँ पे और उसके बाद भी अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है उनके जो अफगानी सैनिकों को और वो अगर कम्पीट नहीं कर पाए हैं, जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ा फेलियर भी जो है अफगानिस्तान में अमेरिका के लिए रहेगा, क्योंकि सडनली आपने सही तरीके से जो है हैंडओवर नहीं किया, उन सब बेसेस को आपने ऐसे खाली कर दिया कि जिसमें कि अफगानी सैनिक जो है कब्जा करने से पहले जो है वहाँ पहुँचने से पहले तालिबान उसमें कब्जा कर गए। तो जाहिर सी बात है कि आज की तारीख में जो हथियार अमेरिका अपने लिए तालिबानों के साथ लड़ने के लिए लेके गया था वो सारे अब तालिबान इस्तेमाल कर रहे थे उनके खिलाफ, अफगानी फोर्सेस के खिलाफ। तो ऐसे में जो भी स्थिति है, भले ही वो अशरफ गनी को दोषी ठहरा रहे हों, लेकिन ये बात साफ है कि वो अपने आप को जो बाइडेन इंटरनेशनली जो है ये अपने ऊपर जो ठीकरा फूट रहा है उसको कहीं ना कहीं ये बात तो तय है संदीप, जो आप कह रहे हैं कि अब इस बात को अमेरिका के राष्ट्रपति भी महसूस कर रहे हैं कि वो चौतरफा घिर रहे हैं, उन पर हमले होंगे ही, दुनिया भर के कई देश उन्हें जिम्मेदार भी ठहराएंगे। लेकिन सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत ने अफगानिस्तान में महिलाओं और बच्चों की हालत पर चिंता जाहिर की है। भारत ने बैठक में कहा है कि अफगानिस्तान की जमीन पर इस्तेमाल दूसरे देशों पर हमले के लिए नहीं होना चाहिए। Spread panic among the people. Women and children are in distress. And it is ensured that the territory of Afghanistan is not used by terrorist groups to threaten or attack any other country. Then Afghanistan's neighbors and the region would feel safer. अश्विनी कुमार जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी जी, इतने लंबे तजुर्बे के बाद इस हालात के लिए भले ही दुनिया भर के लोग सीधे अमेरिका को दोष भी ठहरा रहे हों, कुछ अशरफ गनी को लिए ये कह रहे हों, लेकिन अब जो बात कही गई है यूएन में भी, क्या चिंता है? कौन वाकई मुख्य रूप से पूरी दुनिया इसके लिए जिम्मेदार भी मानेगी, किसे मानेगी?
देखो, दो रीजन हैं जो इसके अफगानिस्तान के अंदर फेलियर होने के। एक तो इसमें कोई शक नहीं, अमेरिका बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है। जिस प्रकार से उन्होंने प्लान किया विड्रॉल और एग्जीक्यूट किया, वो बहुत ही खराब था और उसके अंदर बड़ी खामियां थी और उसका फायदा तालिबान ने उठाया। उनको निकलना तो था, मगर निकलने का जो तरीका था और जो प्लानिंग थी वो बहुत ज्यादा गलत थी। उसके कारण तालिबान ने देखा वैक्यूम क्रिएट हो गई है और उसका फायदा उठा के पहले रूरल एरिया लिया और फिर अर्बन स्टेट के एक के बाद एक कैपिटल जीतते गए। और दूसरा एक बड़ा मेन रीजन है जो अफगानिस्तान में, वो है पाकिस्तान, जिसने एक बड़ा नेगेटिव रोल प्ले किया है, क्योंकि तालिबान की पूरी मदद है पाकिस्तान ने की है। ये जो ऑपरेशन लास्ट एक महीने में प्लान हुए हैं वो पेशावर और क्वेटा से किए गए हैं। पाकिस्तान की आर्मी और ISI इन्वॉल्व है। 25,000 के करीब आतंकवादी और कुछ रेगुलर पाकिस्तानी के तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिला के अफगान गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ रहे थे। तो पाकिस्तान ने भी एक बहुत ज्यादा नेगेटिव रोल प्ले किया तालिबान की सिचुएशन को खराब होने में। और दूसरा, अब जो सिचुएशन ऐसी है कि इसका एक ही समाधान हो सकता है कि कोई इंटरिम गवर्नमेंट बने, जिस प्रकार से आप बता रहे थे, जो कि अभी एक हामिद करजाई, उसके बाद अब्दुल्ला, बाकी इनके जो मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर दोहा में मिले, 6 महीने के लिए इंटरिम गवर्नमेंट बने, क्योंकि तालिबान के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है गवर्नमेंट चलाने का। और दूसरी बात क्या है, अगर तालिबान फोर्स से रूल करेगा तो उसको कोई एक्सेप्टेबल नहीं करेगा, कोई उसको रिकॉग्नाइज करेगा। उसके पास पैसा नहीं है, कम से कम 6 से 7 बिलियन डॉलर पैसा चाहिए हर साल अफगानिस्तान को रन करने का। तो ऐसे ये सबसे अहम बात भी आप कह रहे हैं अश्विन कुमार जी, लेकिन ये अफगानिस्तान सिर्फ वहां से जान बचाकर नहीं भाग रहे, कई तो भारत में पहले से मौजूद हैं और कुछ जो अभी 2 दिन पहले आए हैं। जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी दिल्ली में इस वक्त इस इलाके में मौजूद हैं जहां बड़ी तादाद में वो अफगानी मौजूद हैं और 3 दिन पहले वो अफगानी जो वापस भारत लौटे हैं वो उनके साथ हैं। जावेद, क्या वो कहते हैं, क्या सुनाते हैं? देखिए, मेरी मौजूदगी लाजपत नगर में है प्रशांत, और हम लगातार उन अफ़गानिस्तान के लोगों की कहानी दिखा रहे हैं जो तालिबान के डर से, उसकी दहशत से भारत लौटे हैं। कुछ पहले लौट आए थे, कुछ अभी लौटे हैं। अभी 3 दिन पहले अब्दुल मन्नान आए हैं, इनसे हम बात करते हैं। आपको बता दें कि अब्दुल मन्नान वहाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम करते थे और 3 दिन पहले जो फ़्लाइट आई थी उसी में अब्दुल मन्नान आए हैं। अब्दुल, क्या बताना चाहेंगे आप? आपको वहाँ से आना पड़ा अपने पूरे परिवार के साथ, क्यों ऐसे हालात बने? हालात सिर्फ तालिबान की वजह से ऐसा हुआ कि हम लोग अपने देश को छोड़कर यहाँ आए, क्योंकि मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में काम करती थी, इसीलिए डर था। मेरे सिर्फ अपने आप के लिए डर नहीं था कि मेरे कुछ हो जाए, मेरे को कुछ हो जाए, मेरे बेबी बच्चे को क्या होता है। इसीलिए इसी के डर से। कौन है आपके साथ? मैं हूँ, मेरे वाइफ है और मेरी बेटी है। अच्छा, तो अभी वहाँ पे और कौन है पूरे परिवार में? वहाँ भी कुछ लोग रह गए हैं, और वहाँ क्या हालात हैं अभी? वहाँ सब फैमिली हमारा वहाँ पर है। अच्छा, माँ बाप, भाई बहना सब वहाँ पर है। हम लोग यहीं पर है, लेकिन हमारे दिल वहाँ पे है कि कहीं मेरे भाई के कुछ ना हो जाए, मेरे माँ को कुछ नहीं हो जाए, मेरे पापा को कुछ नहीं हो जाए, मेरे बहन को कुछ ना हो जाए। तो क्या आप पहली बार भारत आए हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे हमारा पहली बार नहीं है। अच्छा, पहले भी आ चुके हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि अब आगे क्या रास्ता है आपके लिए? क्या जो वहाँ पे सरकारी महकमे में काम करते थे उनके लिए ज़्यादा दिक्कतें सामने आ रही हैं, इसलिए आपको आना पड़ा वहाँ से? हाँ, क्योंकि तालिबान लोग जो है किसी पर रहम नहीं करता है। हाँ, जो मन करता है उस लोगों को वही करता है। अच्छा, अभी वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अच्छा है, लोग के साथ अच्छा काम करती है, अच्छा बोलता है, अच्छा ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन असली चेहरा नहीं निकला है उस लोगों का भी, लेकिन निकलता है। देखिए, कल जब काबुल की तस्वीरें हमने देखी, किस तरह से एक बड़ी संख्या में लोग थे जो फ़्लाइट्स से अलग अलग जगहों पे जाना चाहते थे। आप जब आए तो उस वक्त कैसे हालात थे वहाँ पर? उस वक्त इतना इस जैसे हालात नहीं थे जो कल था। कल एक खबर आया था लोगों को कि बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट लोगों को विदेश लेकर चाहता है ये प्लेन्स। हाँ। लेकिन ये खबर झूठ था। जब अमेरिकन सोल्जर्स आया उसमें उस प्लेन में सब लोग अंदर गया और कुछ लोग अपनी भी देख लिया, उधर से ऊपर से गिर गया। तो देखिए, ये बता रहे हैं अब्दुल मन्नान कि कितनी
मुश्किल हालात का इन्होंने वहाँ पर सामना किया और इन्हें वहाँ से मजबूरन लौटना पड़ा है अपना पूरा परिवार छोड़ के। जी अश्विनी कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी कुमार जी, आप भी सुन रहे होंगे, आप बीती उन अफगानिस्तान के नागरिकों की, ये तो वहाँ की फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम करते थे, हिंदुस्तान में ही इन्हें कुछ जिंदगी मिल पाएगी ये सोच के, इस उम्मीद से कई लोग यहाँ पर लौट आए हैं। लेकिन अब सबसे खास बात ये कि बाकियों का क्या होगा, क्या सूरत हाल और भविष्य में किस तरह से बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं? देखो, इसमें कोई शक नहीं कि सबको डर है, खौफ है, भरोसा नहीं है तालिबान पे, क्योंकि उनको पुराना रूल याद है 1996 से 2001 का, जब शरिया लॉ लाए थे तो किस प्रकार से लोगों को मारा गया था। और जो गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व हैं वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं, उनको सबसे पहले टारगेट किया जाएगा। मगर मैं ये भी समझता हूं कि अगर इंटरिम गवर्नमेंट बनती है और अफगान गवर्नमेंट के भी उसमें नुमाइंदे होते हैं, जैसे अब्दुल्ला होंगे और पुराने जो प्रेसिडेंट रहे करजाई, वो भी अगर शामिल होंगे, तो हो सकता है कि वैसी हालात ना हो जैसे पहले हुई थी 1996 से 2001 में। तो क्योंकि इन तालिबान को मालूम है अगर वो इतना ज्यादा जोर लगाएंगे स्टार्टिंग में, हो सकता 6 महीने 1 साल के लिए वो चाहते हैं कि उनको मान्यता दे देश, नहीं तो अगर मान्यता उनको नहीं मिली तो उनको बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, वो सरवाइव नहीं कर सकता अफगानिस्तान फाइनेंशियली, उसको मदद चाहिए। लेकिन अश्विन कुमार जी, ये जो सवाल आ रहा है हर किसी के दिलो दिमाग में कि अब तालिबान ने बकायदा प्रेस रिलीज जारी करके ये बात कह दी थी कि इस्लाम के सिस्टम से अब अफगानिस्तान चलेगा, क्या उनका मतलब होगा इस बात को कहने का? देखो, ये तो कोई शक नहीं है कि वो इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान और शरिया लॉ लाएंगे, मगर उन्होंने ये भी बोला है कि कितना ग्राउंड पे उसको देखा जाएगा। सच है कि औरतें स्कूल में जा पाएंगी, काम कर पाएंगी और मेल मेंबर के साथ जाने की जरूरत नहीं है, मगर उनको हिजाब पहनना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि कहीं थोड़ी सी रिलैक्सेशन होगी, मगर ये कहने और करने में तालिबान में बड़ा फर्क है, क्योंकि तालिबान पे भरोसा नहीं कर सकते, तो इसलिए लोग डरते हैं कि कल क्या होगा उनके बीवी बच्चों का। और वो जो अफगान गवर्नमेंट के साथ किसी तरीके से भी कनेक्टेड थे, या वो अमेरिकन कि जो फोर्सेस थे उसके साथ कनेक्टेड थे, या तो वो ट्रांसलेटर थे या वो कॉन्ट्रैक्टर थे, उनकी जान बड़े खतरे में पड़ सकती है, तो वो वहां से भागना चाहते हैं। और जितने लोग हैं वो हर कोई चाहते हैं कि सबसे पहले तो उनकी अपनी जान बचे, उसके बाद हालात पर नजर रखेंगे। लेकिन भारत सरकार हालात पर नजर बनाए हुए हिंदुस्तानियों की सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव कोशिशें भी लगातार जारी है। लेकिन इस बीच अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ने पर हैरान करने वाली जानकारियां भी सामने आई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर की रिपोर्ट के मुताबिक काबुल में तालिबान के घुसने से पहले ही अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया था। अशरफ गनी ने 4 गाड़ियों और एक हेलीकॉप्टर के साथ अपना मुल्क छोड़ा और इन सभी गाड़ियों और हेलीकॉप्टर में बेहिसाब पैसा भरकर वो अपने साथ ले गए। रॉयटर्स के मुताबिक यह दावा काबुल में रूस के दूतावास ने किया है और यह जानकारी दी कि सबसे पहले गनी ने 4 कार में पैसे भरे, लेकिन इससे भी जब खत्म नहीं हुआ तो फिर हेलीकॉप्टर में पैसे रखे गए और इसके बाद भी वो बच गए तो उसको भी वहां छोड़कर वो काबुल से निकल गए। रूस के दूतावास ने एक चश्मदीद की ओर से भी ये चौंकाने वाली जानकारी मिलने का दावा किया है और ये बड़ी बातें कही जा रही है कि बेहिसाब पैसा लेकर अशरफ गनी वहां से काबुल छोड़कर निकल गए, इससे पहले कि तालिबान का पूरी तरह से कब्जा होता। लेकिन इस बीच दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने दावा किया है कि काबुल गुरुद्वारे में कई हिंदुओं और सिखों ने काबुल के इस करते परवान गुरुद्वारे में शरण ली हुई है और सिरसा ने बताया है कि वो काबुल गुरुद्वारा समिति के अध्यक्ष के संपर्क में भी हैं और इस बीच काबुल गुरुद्वारे से एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें काबुल के नेता वहां मौजूद सिख समुदाय के लोगों से बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। काबुल के गुरुद्वारे की यह तस्वीर, वहां के नेता गुरुद्वारे के लोगों से बातचीत करते हुए। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा जी हमारे साथ हैं। सिरसा जी, काबुल गुरुद्वारे में अभी भी सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं भारतीय, तो उनसे किस तरह से बातचीत हो पा रही है? क्या उनको वहाँ पर सुविधा दी जा रही है सिक्योरिटी के लिहाज से? देखिए, सिक्योरिटी के लिहाज से तो अब उनको क्या सुविधा वहाँ मिल सकती है। 320 लोग वहाँ पे जो हैं इस वक्त हैं, 50
हिंदू परिवारों से हैं, बाकी सिख हैं। 120 लोग जो हैं वो आसपास के थे, बाकी लोग जलालाबाद से, गजनी से वहाँ पर पहुँचे हैं। सब शहर छोड़कर अब काबुल में आए हुए हैं। ये लोग सभी गुरुद्वारे में ही शरण लिए हुए हैं। जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो निरंतर मेरे से टच में हैं। हम रोज़ ही बात होती है, 2-2, 3-3 बार, 10-10 बार भी कई बार दिन में बात हो रही है। अभी जो लेटेस्ट घटनाक्रम है उनके मुताबिक अभी भी काबुल एयरपोर्ट का कब्जा जो है वो अमेरिकन आर्मी के पास है। कुछ इंग्लैंड की, ब्रिटिश आर्मी भी वहाँ पे है, वो अपने लोगों के बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं। और बाकी शहर के अंदर 100% अब तालिबान के लोग पहुँच चुके हैं। आज जब मेरी उनसे बात हो रही थी उसी वक्त उनके पास तालिबान के लोग भी बैठे थे जिन्होंने उनसे बातचीत की, और वो उनको मिलने ये कहने के लिए आए थे कि आप अपनी जान की यहाँ चिंता ना करें, हम इसकी ऐसा कोई घटनाक्रम यहाँ पे नहीं होगा। सब लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अब हालात ही ऐसे हैं, उन हालातों के अंदर कोई कुछ कर तो सकता नहीं, बस हम कामना और अरदास ही कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन सिरसा जी, क्या भारत सरकार से भी आपकी कोई बातचीत हो रही है क्या गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को लेकर कि उनके थ्रू कोई सिक्योरिटी या उनको किसी भी तरह की सहायता वहाँ पहुँचाई जा सके? देखिए, सरकार से जब तक बातचीत हो रही थी, जब तक एयरपोर्ट जो थे वो नॉर्मल थे, अचानक एक अलग सी सिचुएशन आ गई। क्योंकि कल तक जब हमारी बात हो रही थी वहाँ पे, तो कल तक उनका ये कहना था, परसों तक, कि तालिबान जो है अभी उसको यहाँ पे आने में हो सकता है 8 दिन लगें, 10 दिन लगें, महीना भी लग सकता है, लेकिन वो आ जाएंगे। लेकिन वहाँ के अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति का अचानक छोड़ के जाने से हालात बिल्कुल डिफरेंट किस्म के हो गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सियासी घटनाक्रम पर दुनिया भर की निगाह है, लेकिन यहाँ भारत में भी उत्तर प्रदेश में सियासी घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। लखनऊ में आज विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हाथ में तख्तियां और पोस्टर लेकर विरोध करते समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर घेरा। वहीं समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता बैलगाड़ी से भी पहुंचे। सुरक्षा कर्मियों ने विधानसभा के बाहर ही इन्हें रोक दिया। विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है, लेकिन विपक्ष सरकार को घेरने के मूड में है। 11 बजे से सदन चलता है विधानसभा सत्र का, लेकिन सदन के पहले दिन ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। उनका सीधे तौर पर कहना है कि सदन के अंदर और सदन के बाहर हम सरकार को घेरेंगे, सरकार से बात करेंगे। हम यहाँ जो लोग बैठे हैं उनसे बातचीत करेंगे। और अब देखिए किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, कैसे प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, ये प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में जो किसान बर्बाद है देश में, किसानों को लेकर के, महंगाई को लेकर के, जो कोरोना समय में अव्यवस्था हुई और भ्रष्टाचार हुआ, जो योगेश सरकार के बाकी विभागों में भ्रष्टाचार है, जो नौजवानों को रोजगार की जगह लाठी दी जा रही, फर्जी FIR लिखे जा रहे हैं, इन सभी मामलों को लेकर के हम समाजवादी पार्टी के विधायक और MLC सदन चलने नहीं देंगे। इसका मतलब नहीं, सदन क्यों नहीं चलने देंगे? सदन चलेगा तभी तो उत्तर प्रदेश के कमजोर जनता, उत्तर प्रदेश के किसान, उत्तर प्रदेश के पिछड़े, बेरोजगार नौजवान, हर तबके की जो आवाज है, महंगाई के खिलाफ तो बात तभी कर पाएंगे जब सदन चलेगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ तभी बात करेंगे जब सदन चलेगा। लेकिन हम लोगों को जो जानकारी है, सरकार 1-2 दिन में ही सदन छोड़ करके भागने वाली है।